नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग यहां पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की। तो आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ेंगे। आज पॉलिटी की ये हम बात करने वाले हैं। सेकेंड क्लास है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और हर उस पॉइंट पर पढ़ते हुए चलेंगे जो महत्वपूर्ण होगा, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हमारा चैप्टर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट। एक बार जल्दी से बताइए कि सर सुप्रीम कोर्ट की बॉम्बे में स्थापना कब होती है? सुप्रीम कोर्ट जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि इसे अगर मैं बात करूं, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। चलिए, उच्चतम न्यायालय की बात होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा सर उच्चतम न्यायालय है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। सिंपल सी चीजें हो जाएंगी कि सर इसकी जो क्लास है ना, आज ये क्लास नंबर कौन सी होगी? क्लास नंबर होगी 2, क्लास नंबर 2। हमने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। जब हम बात कर रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र है वो आर्टिकल 120 में की 24 में किया गया है। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है और किसके द्वारा कराई जाती है। आप कहेंगे सर बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1823 में किसके द्वारा? जॉर्ज तृतीय के द्वारा हुई थी, जो कि ब्रिटेन का एक राजा था, जॉर्ज तृतीय। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब बात आती है कि सर सुप्रीम कोर्ट, जब हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हैं। अब हम बात करेंगे सर ये सारी चीज़ों को लेकर। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताएं, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि उम्मीद है आप लोग बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। एक बार और कमेंट करके बता दीजिए कि सर जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो कब बना था और कौन कौन साथी जानेंगे। चलिए मुझे बताइए। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने पढ़ लिया था। जजों की संख्या, मूल संविधान में जजों की संख्या 1+7 ही लिखी हुई है आज भी, लेकिन वर्तमान में जजों की संख्या 1+33 है। वो मैंने बता दिया था आप लोगों को कब कब जजों की संख्या बढ़ाई गई थी, वो हमने पढ़ लिया ना था कब कब। कि 1956 में 1+10 हो गए थे, 1960 में 1+13 हो गए थे, ये मैंने आपको करा दिया था। 2019 में हमने पढ़ लिया था कि सर जजों की संख्या बढ़कर 1+33 हो गई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट का गठन, गठन से संबंधित हम लोग बात करेंगे। सर इसका कॉन्स्टिट्यूशन, गठन को कंपोजिशन मत लिखना, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। कि सर गठन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। कि सर कब किया गया था, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, लेकिन कौन से आर्टिकल में ये हमें पढ़ना है। तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात हो जाती है। अनुच्छेद 124 क्लोज 1 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की जाती है। ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सी योग्यता है, नियुक्ति कौन करता है। तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जजों की नियुक्ति। अब आप लोग मुझे बताएंगे जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? कौन कौन साथी बताएंगे जी? अपॉइंटमेंट। यहां पर आप मुझे बताएं सर, अपॉइंटमेंट की बात चल रही है तो जजों की अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है जी, जजों की नियुक्ति। कि सर कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 क्लोज 2। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा भैया? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा भैया? राष्ट्रपति के द्वारा। आप कहेंगे सर वाई प्रेसिडेंट, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज? राष्ट्रपति के द्वारा। वाई
प्रेसिडेंट के द्वारा भैया नियुक्त कर दिए जाते हैं। अब बात ये आती है कि सर यहां तक हमने पढ़ा, अब एक आर्टिकल और है कि कौन व्यक्ति बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनेगा उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? आप कहेंगे सर योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यताएं कि कौन व्यक्ति बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? तो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है। पहली क्वालिफिकेशन तो आप जानते हैं सबके लिए कॉमन है, लेकिन इसका प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 खंड 3 अनुच्छेद 124 खंड 3 में लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो। कौन होना चाहिए? भारतीय नागरिक। कौन हो? भारतीय नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कह सकते हैं सर भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप कहेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि सर सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। ठीक है जी। कौन हो? भारतीय नागरिक यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और वो पिछले 10 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में वकील है, या पिछले 5 वर्षों से, कितने वर्षों से? 5 वर्षों से 2 या 2 से अधिक। आप कहेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो या हो। अधिक हाई कोर्ट में क्या हो भैया? आप कहेंगे 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में जज हो, जज हो या रहा हो, या रहा हो। ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। अब इसमें केवल 2 ही योग्यताओं का प्रावधान है, केवल 2 ही योग्यताओं का प्रावधान है। ये कंपलसरी हो गई, ये वाली होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन यहां पर दी हुई है कि भैया 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक, कितने सालों तक? आप कहेंगे सर 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो, प्रैक्टिस की हो। हाई कोर्ट, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में क्या किया हो भैया? वकील रहा हो। क्या रहा हो जी? हाई कोर्ट में वकील हो। वकील मतलब एडवोकेट रहा हो। क्या रहा हो जी? एडवोकेट। आप कहेंगे सर एडवोकेट हो या रहा हो या रहा हो। अगर ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है तो और करके लिखा है कि राष्ट्रपति के नजरों में कानून का ज्ञाता हो। कौन हो जी? राष्ट्रपति के नजरों में कानून का ज्ञाता हो। सर जीएस निधि लें या येलो बुक लें? भैया देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं क्वेश्चंस की, दोनों अलग अलग मेथड, अलग अलग उनका योगदान है। जैसे कि जीएस निधि वो एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, जिसमें आपके जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसके सारे क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे। येलो बुक जो है वो थ्योरी की है, जिसमें आपको बेस आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है। अब इसी में क्या लिखा है कि देखिए, या तो भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या पिछले 5 वर्षों से 5 ईयर्स से 2 एंड मोर देन 2 हाई कोर्ट में जज रहा हो। ठीक है। या पिछले 10 वर्षों से 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, वकालत की हो, प्रैक्टिस की हो। क्या किया हो? प्रैक्टिस की हो। या फिर भैया यहां पर हमने पढ़ लिया, या फिर आप ये ध्यान रखें कि सर ये होनी चाहिए, या और करके लिखा हुआ है और, क्योंकि 2 ही क्वालिफिकेशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ये तो कंपलसरी हो गई, ये वाली होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये वाली होनी चाहिए। ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो, या राष्ट्रपति के अनुसार कानून का ज्ञाता हो। कौन हो जी? कानून का ज्ञाता, जिसे हम क्या बोलते हैं?
जुरिस्ट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर जुरिस्ट अकॉर्डिंग, आप कहेंगे सर जुरिस्ट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, कि भैया राष्ट्रपति के अनुसार वो कानून का ज्ञाता हो या राष्ट्रपति की नजरों में वो कानून का ज्ञाता हो। चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर आप लोगों ने लिख लिया कि भैया भारत का नागरिक होना जरूरी है, इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। कि सर ये बताइए कि वकालत के कोटे से, यानी कि यहां से वकालत के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई महिला या पुरुष न्यायाधीश बने हैं? बिल्कुल बने हैं। तो आप कहेंगे सर वकालत के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में पुरुष या मेल जज कौन थे, फीमेल जज कौन थी? तो आपने एमएम सीकरी का नाम सुन रखा होगा। एमएम सीकरी वॉज द फर्स्ट जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। कहां से आते हैं वो? वकालत के कोटे से आते हैं। कहां से आते हैं जी? आप कहेंगे सर वकालत के कोटे से आते हैं। तो आप कहेंगे सर यहां से अगर मैं बात कर लेता हूं कि सर वकालत के कोटे से, वकालत या एडवोकेट, आप कहेंगे सर वकालत यानी कि जो एडवोकेट थे वकालत के कोटे से, यानी कि यहां से, ठीक है जी, फोरम ऑफ एडवोकेट। आप कहेंगे सर फोरम ऑफ एडवोकेट, कि भैया यहां पर आप मुझे बताइए फर्स्ट मेल कौन थे, यानी कि पहले पुरुष जज कौन थे, फर्स्ट फीमेल जज कौन थी, फर्स्ट फीमेल जज। ठीक है जी, यहां पर जज लिख लीजिए, यहां पर भी जज लिख लीजिए। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएंगे कि सर जो वकालत के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में पहले जज थे उनका नाम था एम सीकरी। क्या नाम था? एम सीकरी। और जो वकालत के कोटे से पहली महिला बनी थी उनका नाम था इंदु मल्होत्रा। दिल्ली बार काउंसिल से आई थी इंदु मल्होत्रा। आप कहेंगे सर इंदु मल्होत्रा। ठीक है जी, मल्होत्रा। चलिए मल्होत्रा, ये आप मुझे बता सकते हैं जी कि वकालत के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में बनने वाले पहले जज थे एम सीकरी, और यही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे। और महिला जज थी इंदु मल्होत्रा, जो 10 साल की वकालत के कोटे से आई थी। यानी कि इस योग्यता से ये पहले वकील थे और ये पहली वकील महिला थी जो वकालत के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे। कौन बने थे? जज बने थे। क्या ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली? नोट डाउन कर ली होंगी। आगे बात करते हैं। अब यहां पर बात आती है सर मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाता है। देखिए ये हमने पढ़ लिया कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, यहां पर हमने योग्यताएं भी पढ़ ली, नियुक्ति भी हमने पढ़ ली। अब मुझे आप लोग बताइए कि सर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाता है? कौन नियुक्त करता है? मुख्य न्यायाधीश। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहां पर क्या होगा? चलिए सिंपल सी चीजें हैं। आप कहेंगे सर इसकी नियुक्ति भी आर्टिकल, हालांकि वैसे आर्टिकल में है नहीं है किसी में भी, सिर्फ अनुच्छेद 124 खंड 2 में यही लिखा हुआ है कि न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कि सर इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्या ऐसे ही किसी को कर देंगे? अपॉइंटमेंट। आप कहेंगे सर नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय ही तो करेंगे। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए भैया राष्ट्रपति द्वारा लिखिए।
ठीक है, वाई प्रेसिडेंट, इंग्लिश वाले बच्चे वाई प्रेसिडेंट लिख लीजिए। अब बात ये आ गई कि सर जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश किसे बनाते हैं? जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, जो सीनियर जज होगा, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को, जो सीनियर जज होगा, आप कहेंगे सर जो सीनियर जज होगा उसी को ना बनाया जाएगा। आप कहेंगे सर जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा, उसी को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में बना दिया जाता है। किसके रूप में बनाया जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए मुझे बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, जो सबसे सीनियर होगा, जो सबसे सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसी को हम क्या बनाएंगे? आप कहेंगे सर उसी को हम क्या बनाते हैं? हम नहीं, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सीनियर जज होंगे, उन्हीं को क्या बनाया जाएगा? उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भैया? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या यहां तक आपने लिख लिया? अब बात आती है कि सर क्या इसका अपवाद भी है कि सीनियर जज को छोड़कर जूनियर जज को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया हो? भैया सारे इंपोर्टेंट हैं, सारे इंपोर्टेंट है। ऐसे थोड़ी क्लास में मैं कुछ स्टोरी लिखवाऊंगा और फिर मैं इंपोर्टेंट लिखूंगा। ये कोई 12th का एग्जाम थोड़ी चल रहा है कि मैंने पूरी थ्योरी लिख दी और उसमें मैंने बता दिया जी ये इंपोर्टेंट है ना? ऐसे थोड़ी होता माय डियर, ऐसे थोड़ी होता भैया। चलिए, हाँ जी, लीला सेठ जो हैं, लीला सेठ भैया पहली महिला न्यायाधीश हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी, और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ने किसी भी हाई कोर्ट की, हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट में मुख्य महिला न्यायाधीश बनी थी वो। हम उस पर बात करेंगे हाई कोर्ट में, अभी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। अब यहां पर आप मुझे बताएं कि सर 1973 में एक मामला आया था, जफर इमाम जो थे सबसे सीनियर जज थे 1973 में, लेकिन उन्हें जो है लकवा, वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लकवा मार जाता, वो बीमार हो जाते हैं। तो उनके स्थान पर पीवी गजेंद्र गडकर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। क्या किया गया था? 1973 में जब जब जफर इमाम जो कि वरिष्ठ न्यायाधीश थे, सबसे सीनियर जज थे, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनना था, लेकिन वो पैरालाइज हो गए, बीमार हो गए। तो उनके स्थान पर भैया किसको? आप कहेंगे सर पीवी गजेंद्र गडकर को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। यहां तक तो मामला ठीक है, अपवाद में नहीं गया, क्योंकि वो जो जफर इमाम थे वो पैरालाइज हो गए, वो बीमार हो गए। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में ऐसे 3 न्यायाधीश जो सबसे सीनियर थे, उन्हें छोड़कर चौथे नंबर के जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। क्यों? क्योंकि 3 नंबर तक जो न्यायाधीश थे, चाहे वो जेएस सेटल हो, चाहे वो केएस हेगड़े हो, चाहे वो भैया एएन ग्रोवर हो, तीनों ही जजों ने केशवानंद भारती के पक्ष में मामला सुनाया था। सरकार ने उनकी अनदेखी कर दी और चौथे नंबर के जूनियर जज थे उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया। जबकि नियम क्या कहता है? जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ठीक है, तो पहला तो चलो मान लिया 1973 में जफर इमाम वाला कि वो भैया वो पैरालाइज हो गए थे, लकवा उनको आ चुका था, वो नहीं बनना चाह रहे थे। लेकिन दूसरे केस में 3 जजों को छोड़कर चौथे नंबर के जज को मुख्य न्यायाधीश क्यों बनाया? क्योंकि सरकार ने यहां पर भेदभाव किया, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। कौन कौन? जेएस सेलेट, जेएस हेगड़े और भैया एएन ग्रोवर। इन तीनों को छोड़कर अजीत नाथ रे, एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया था। क्या बना दिया था? मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहां पर बात आती है कि सर एक प्रथा यह कि मुख्य न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट बनेगा, ये तो प्रथा हो गई। लेकिन क्या किया गया 1973 में सबसे सीनियर न्यायाधीश, आप कहेंगे सर सबसे वरिष्ठ या सीनियर न्यायाधीश थे, सीनियर जज जिनका नाम था जफर इमाम या जाफर इमाम, आप कहेंगे जाफर इमाम।
जाफर इमाम ये क्या हो गए, बीमार हो गए, ये क्या हो गए, बीमार हो गए, यानी कि इन्हें लकवा लकवा मार गया, पैरालाइज हो गए, बीमार हो गए। तो इनके स्थान पर, इनके यानी कि जफर इमाम के स्थान पर पीवी गजेंद्र गडकर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। किसको बनाया गया, पीवी गजेंद्र गडकर। आप कहेंगे सर पीवी गजेंद्र गजेंद्र गडकर को क्या बनाया गया, गडकर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, को मुख्य सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना दिया। क्या बना दिया, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस बना दिया। क्या बना दिया जी, आप कहेंगे सर चीफ जस्टिस बनाया। ठीक है जी, क्या कर दिया, चीफ जस्टिस बनाया। और इसी साल एक मामला आता है, इसी साल एक मामला आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। 1973 का ही मामला था। 1973 के मामले में भैया 3 जज थे। एक मामला था केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, या भारत सरकार लिख लो, बनाम भारत सरकार, या भारत संघ ही लिख लो, इंडियन यूनियन लिख लो, भारत संघ। 1973 का ये मामला है। आप कहेंगे सर ये 1973 का मामला है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर केशवानंद, आप कहेंगे सर केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस इंडियन टेरिटरी, यूनियन या इंडियन यूनियन कह सकते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया कह सकते हैं इसको, भारत संघ को यूनियन ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक मामला था। और इसमें जो थे, इसमें हम बात करेंगे सर 3 जज जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था, उनके नाम क्या क्या हैं, आप कहेंगे 3 वरिष्ठ न्यायाधीश को छोड़कर इसमें भैया 3 जज, जजेस लिखते हैं इंग्लिश में, बड़ा दिक्कत है हिंदी इंग्लिश लिखने में, जजेस, जिनमें आप लोग लिख सकते हैं जे एस सेटल, आप कहेंगे सर जे एस सेलेट, जे एस सेलेट। और एक कौन थे भैया, एक का नाम था के एस हेगड़े, आप कहेंगे सर के एस हेगड़े, के एस हेगड़े। एक थे ए एन ग्रोवर, ए एन ग्रोवर। ठीक है, को छोड़कर, इनको क्यों छोड़ दिया, ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया, सरकार के खिलाफ फैसला दिया था, खिलाफ फैसला दिया था। ठीक है जी, क्या किया था, फैसला दिया, फैसला दिया। ठीक है जी, तो इनको क्या कर दिया, इनको छोड़ दिया। ये तीनों ही सीनियर थे, ये तीनों ही जज जो थे ये सीनियर जज थे। क्या थे, तीनों ही सीनियर जज थे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया, तीनों ही जज को क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्या कर दिया भैया, यहां पर इन्होंने फैसला दिया, तो तीनों जजों को छोड़कर चौथे नंबर के जज थे, तीनों सीनियर जजों को छोड़कर, सीनियर जजेस को छोड़कर चौथे नंबर के जो जज थे, छोड़कर फोर्थ नंबर के जज को, फोर्थ जज, क्या नाम था जी उनका, फोर्थ जज, जिनका नाम था अजित नाथ रे। आप कहेंगे सर अजित नाथ रे, ए एन रे, आप कहेंगे सर ए एन रे, को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना दिया। क्या बना दिया, मुख्य न्यायाधीश बनाया। सरकार ने यहां पर मनमानी की, न्यायाधीश बनाया।
ठीक है, ये तो हो गई भैया एक आपको जानकारी कि सर हमने पढ़ा था कि वरिष्ठ न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। पहला केस हमने पढ़ लिया कि सर ये बीमार हो गए थे, इन्हें लकवा आ चुका था, इस कारण इन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। ये कारण हमें समझ में भी आता है, ये कारण हमें समझ में भी आता है कि भाई जो आदमी बीमार है, चलो उसको आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बीमार है, लकवा उनको आ गया, कोई बात नहीं। पीवी गजेंद्र दूसरे नंबर के सीनियर थे, इन्हें आपने मुख्य न्यायाधीश बना दिया, हम इससे भी सहमत हो गए, हम इससे भी सहमत हो गए। लेकिन हम इससे सहमत नहीं हुए, इससे सहमत हम नहीं हुए क्योंकि केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 का मामला था, जिसमें जे.एस. सेलेट, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया। इनको छोड़कर तीनों को, जो चौथे नंबर के जज थे, जो फोर्थ जज थे अजीत नाथ रे, इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया। क्या बना दिया? इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो आप कहेंगे सर ये इसका उल्लंघन हुआ। अभी एक जगह नहीं, अभी और होगा 1977 में। 1977 में ए आर खन्ना, या आप कह सकते हैं ए आर खन्ना, जो सबसे सीनियर जज थे, उनको भी छोड़ दिया। उनके बाद जो एच एम बेग थे, एच एम बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इसका मतलब सरकार नियुक्ति में मनमानी कर रही है। मेरा समझाने का मतलब यह है कि इसमें सरकार मनमानी कर जाती है, अपने पसंद के लोगों को मुख्य न्यायाधीश बनवा दिया जाता है। वरना मुख्य न्यायाधीश का राजनीति से क्या कारण है, बताओ आप, क्या कारण है? आप देख लो ना, जो भी मुख्य न्यायाधीश है उन्हें कोई ना कोई पद दे दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य बना दिए। अभी पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मैं नाम नहीं लूंगा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश है हमारे भारत के, उन्हें राज्यसभा में सांसद बना के भेज दिया। क्या मतलब है भाई मुख्य न्यायाधीश का सांसद बनने से? कोई मतलब नहीं है। फिर क्यों बना दिया गया? ये सब महत्वपूर्ण है, ये सब महत्वपूर्ण। कभी कभी आ जाता है कि 1973 में जफर इमाम के स्थान पर किसको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? तो पीवी गजेंद्र गडकर को। ऐसे आता है कि 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट के मामले में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज कौन कौन से थे? आप कहेंगे जे.एस. सेलेट, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर। और चौथे नंबर के थे अजीत नाथ रे। इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया क्योंकि ये सरकार के पक्ष में बोल रहे थे। ठीक है, तो भेदभाव तो भैया हमेशा हर जगह होता है। आपने लिख लिया। एक मामला और बताऊंगा 1977 का। मैं बहुत डीप लेकर चल रहा हूं बेटा इस चीज को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। मैंने सैटरडे में क्लास ली थी, आप लोग आए नहीं उसमें। मैंने रिवीजन क्लास लगाई थी। फिर आप कहते हो सर हम प्रैक्टिस कहां से करें? जब प्रैक्टिस कराओ तो आप आते नहीं, ये तो गलत वाली बात है ना। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सर, यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सर एक मामला था 1973 में। ए आर खन्ना सीनियर थे, उनके जूनियर थे एच एम बेग। लेकिन भैया मुख्य न्यायाधीश एच आर खन्ना को बनाया जाना चाहिए था नियम के अनुसार। रूल तो यह कहता है कि जो सबसे सीनियर होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। लेकिन बनाया किसे था? तो आप कहेंगे सर ये हमने पढ़ लिया कि सर यहां पर हमने पढ़ा कि ए आर खन्ना के स्थान पर एच एम बेग को क्या बना दिया? को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया। क्या बनाया जी? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना दिया, मुख्य न्यायाधीश बनाया। चलिए क्या बनाया जी? मुख्य न्यायाधीश बना दिया। चलिए ये मामला भी हमने पढ़ लिया। अब आगे बात आती है अनुच्छेद 124 हम पढ़ रहे हैं। यहां तक आप मुझे बताइए, क्या ये सारी चीजें आपने लिखी? क्या ये सारी चीजें आप लोगों ने यहां तक लिख ली? हम यहां पर बात करेंगे कि चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात करेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में जजों को कैसे हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे हटाया जाता है? आप कहेंगे सर आर्टिकल 100 124 खंड 4 क्या कहता है जी?
आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके पद से कैसे हटाया जाता है, रिमूवल कैसे किया जाता है? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ ही लिया है। चलिए बताइए। हाँ जी, सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, कौन कौन भैया बताएंगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? मुझे बताइए कि सर इनका इनको कैसे हटाया जाता है, रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके पद से कैसे हटाते हैं? जजों हटाना हटाना। आप कहेंगे सर अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो पद पर है, तो उसको कैसे हटाया जाएगा? आप कहेंगे सर रिमूवल ऑफ जजेस। रिमूवल ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनको कैसे हटाया जाता है? देखिए, किस आधार पर हटाते हैं? तो इनके आधार हैं दो, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के दो ही आधार हैं। और वो कौन से आधार हो जाएंगे? आप कहेंगे सर दो। एक तो सिद्ध कदाचार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने अपने पद पर रहकर करप्शन किया हो, सिद्ध कदाचार, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर। आप कहेंगे सर क्या किया हो उसने? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है जी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। आप कहेंगे सर प्रूव्ड मिसबिहेवियर। जल्दी से मुझे बताइएगा कि सर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कि भैया अपने पद पर रहते हुए उसने क्या किया हो? मिसबिहेवियर किया हो, यानी कि करप्शन किया हो या असमर्थता। क्या हो? असमर्थता। इसका मतलब क्या है? इनकैपेसिटी। आप कह सकते हैं सर इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी। चलिए, कि भैया उसने अपने पद पर रहते हुए इनकैपेसिटी की हो, यानी कि इनकैपेसिटी की बात हो जाएगी तो आप कहेंगे सर इनकैपेसिटी में पीए लिखना। इनकैपेसिटी। आप कहेंगे सर इनकैपेसिटी का क्या मतलब है? कौन कौन भैया बताएंगे? यानी कि सामने यदि कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान का है, वो निर्णय देने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। और ये जो है, ये दो आधार हैं, ये दो बेस हैं कि सर, और ये बेस जो है इसमें है, लेकिन प्रक्रिया, कि सुप्रीम कोर्ट को जो हटाने की प्रक्रिया है ना, जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? प्रक्रिया या प्रोसीडिंग कौन से आर्टिकल में होगा? कि सर जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग है इनको हटाने की, इसका आधार कौन से आर्टिकल में दिया हुआ? आर्टिकल 124, 124 खंड 5, 124 खंड 5 में दिया हुआ है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। क्या यहाँ तक आप लोग मुझे बताइए? चलिए, बहुत बढ़िया। हम बात कर लेते हैं कि सर ये अब हमने पढ़ लिया। अब मुझे ये बताइए, क्या कभी भी किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए, कोई ऐसा मामला आया था कि कभी किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रावधान लाया गया हो? हालांकि जनरल भाषा में महाभियोग बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन महाभियोग यहाँ लगाएंगे नहीं। आप कहेंगे सर जो प्रस्ताव है, जो प्रोसीडिंग है, ये लोकसभा और राज्यसभा में चलती है। प्रोसीडिंग कहाँ पर चलेगी? आप कहेंगे सर लोकसभा में और राज्यसभा में। अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है और राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो कैसे लाया जाएगा? देखिए, लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। कितने सदस्यों का? 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। 100 सदस्यों का हस्ताक्षर। कितने लोगों का सिग्नेचर चाहिए? आप कहेंगे सर सिग्नेचर कितने लोगों का होना चाहिए? सिग्नेचर कम से कम 100 मेंबर्स का सिग्नेचर हो, तब ये प्रक्रिया प्रोसीडिंग लोकसभा में चलेगी। यदि राज्यसभा में लगाना है ये, तो आप कहेंगे सर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। कितने? 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, तभी ये प्रोसीडिंग भैया कहाँ पर चलेगी? सिग्नेचर।
आप कहेंगे सर कितने सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए, तो सिग्नेचर चाहिए भैया 50 सदस्यों का सिग्नेचर। ठीक है, तब राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया चलेगी। जब दोनों जगह से 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होगा, यहां से और यहां से, ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। जब ये दोनों से ही क्या हो जाएगा, बहुमत यानी कि मेजॉरिटी, आप कहेंगे सर मेजॉरिटी, आप कहेंगे सर मेजॉरिटी कि सर कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव पास हो। जो प्रस्ताव है, बिल है, बिल पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा तब न्यायाधीश को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलिए, अब यहीं तक बात नहीं रुकेगी, यहीं तक बात नहीं रुकेगी, हम लोग बात करेंगे। बेटा एक बार देख लेना, सैटरडे में जो क्लास कराई है मैंने, प्रीवियस ईयर कराई है, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए, क्या किसी को अभी तक हटाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे जिनको पद से हटाने के लिए प्रोसीडिंग लाई गई थी? तो पहले न्यायाधीश थे जिनका नाम है बी रामास्वामी। बी रामास्वामी को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था 1991 में। कब लाया गया था? 1991 में। 2/3 बहुमत है ये। कितना है जी? 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। और उसके बाद जब पास हो जाएगा तो भैया जज को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब यहां पर बात करेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश जिनको हटाने के लिए संकल्प लाया गया था, न्यायाधीश, आप कहेंगे सर उनका नाम क्या है? फर्स्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिनको भैया उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, उनका नाम क्या है? आप कहेंगे सर उनका नाम है, उनका नाम है भैया, आप कहेंगे बी रामास्वामी। आप कहेंगे क्या नाम है? 1991 में बी रामास्वामी को हटाने का प्रस्ताव आया था, बी रामास्वामी। आप कहेंगे सर बी रामास्वामी, बी रामास्वामी को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव था। लेकिन भैया ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। आप कहेंगे सर ये कहाँ के थे? तो आप कहेंगे सर ये हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, जिनका नाम था भैया, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। राज्यसभा में पास नहीं हुआ था, राज्यसभा में पास हुआ लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ। आप कहेंगे 10 और 11 मई, 10 और 11 मई को 1991 में इन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में पास हुआ। कहां पर? राज्यसभा में तो पास हो जाता है, लेकिन 10 मई को राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ, तो इनको पद से नहीं हटाया गया। ठीक है, लोकसभा में पास नहीं हुआ, सरकार ने बॉयकॉट कर दिया, लोकसभा में पास ही नहीं हो पाया। ठीक है, पास नहीं हुआ क्योंकि सरकार के भैया करीबी थे, नहीं हुआ, तो ये हटाए नहीं गए। तो पहले जज बन गए जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, उनका नाम था बी रामास्वामी। क्या नाम था? बी रामास्वामी। चलिए लिख लीजिए आप लोग कि सर ये कौन थे? तो जो बी रामास्वामी है ना, ये पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब एवं, आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इसी आधार पर हटाया जाता है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है जी, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इन्होंने अपने पद पर रहकर भैया बहुत करप्शन किया था। मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे जी? मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन ये प्रस्ताव ही पास नहीं हो पाया, ये प्रस्ताव ही पास नहीं हो पाया। लिख लिया आप लोगों ने कि सर ये प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ। जब ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो इनको नहीं हटाया गया। उसके बाद भैया सौमित्र सेन आते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश। 2011 में
2011 में आते हैं कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जिनका नाम है सौमित्र सेन, उन्हें भैया नहीं हटाया गया। उससे पहले थे जिनका नाम था पीडी दिनकर, पीडी दिनाकर 2010 में सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने अपने आप ही त्यागपत्र दे दिया। चलिए इतना आपने लिखा। 2010 में एक और आते हैं, 2010 में आते हैं पीडी दिनाकर। क्या नाम है? पीडी दिनाकर। आप कहेंगे सर पीडी दिनाकर, इनको भी हटाने का प्रस्ताव लाया गया कि सर ये बताइए कौन थे? तो ये सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? सिक्किम हाई कोर्ट के, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। पानी है? चीफ जस्टिस थे। ठीक है जी, कौन थे? आप कहेंगे सर चीफ जस्टिस थे। चलिए, इनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? स्वयं रिजाइन दे दिया। ठीक है, स्वयं त्याग पत्र दे दिया। क्या कर दिया जी? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? खुद अपने आप ही रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? इन्होंने अपने आप ही रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। चलिए, त्यागपत्र कब दे दिया इन्होंने? तो आप कहेंगे इन पे आरोप लगे थे भैया 29 अगस्त 2010 को। इन पे आरोप कब लगे थे? आरोप लगाए गए थे भैया, आप कहेंगे इन पर आरोप जो लगाए गए थे, एलिगेशंस कब लगे थे? तो 29 अगस्त 2010 को लगाए गए थे। ठीक है जी, कब? 2010 को लगे। लेकिन इन्होंने अपने आप ही त्यागपत्र दे दिया, तो इनको भी हटाने की प्रक्रिया नहीं चल पाई। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, हम आते हैं फिर तीसरे नंबर पे सौमित्र सेन। कौन थे जी? सौमित्र सेन। सौमित्र सेन ये कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये कौन थे? कलकत्ता हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। इन्हें 2011 में हटाने के लिए, 2011 में इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये भी नहीं हटाए गए, ये भी नहीं हट पाए। ठीक है, तो किसी भी जज को अभी तक इस आधार पर नहीं हटाया गया है, किसी भी आधार पर इनको नहीं हटाया गया है। चलिए, एस एन शुक्ला। एस एन शुक्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। 2017 में इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने भैया अपने पद पर रहकर घपले किए हैं। ठीक है, तो इनको भी इनके पद से नहीं हटाया गया। चलिए, यहां तक हमने लिख लिया। अब बात आती है, और लिख लूं क्या भैया? एक और लिख लेता हूं, एस एन शुक्ला। एस एन शुक्ला ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे। किसके थे ये? आप कहेंगे सर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, जज थे। ठीक है जी, कौन थे? न्यायाधीश थे। इनको 2017 में आरोप लगे थे, 2017 में इन पे आरोप लगे थे कि इन्होंने अपने पद पर रहते हुए दुरुपयोग किया। 2019 में इनके ऊपर ये प्रक्रिया लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब बात आती है सर, अनुच्छेद 124 हुआ, खंड 4 खंड 5 हुआ। एक यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल 124 क्लोज 6। मैं डीप लेकर चल रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस में थोड़े से डीप क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? शपथ यानी कि ओथ। आप कहेंगे सर ओथ कौन दिलाता है? ओथ भैया राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा, वाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? वाय प्रेसिडेंट। क्या यहां तक आप लोग लिखेंगे जी? वाय प्रेसिडेंट, ये सारी चीज आप लोग लिखेंगे। चलिए मुझे बताइए, यहां तक आपने लिख लिया। अब इनकी शपथ का प्रारूप किस किस के समान है? देखिए, अगर मैं बात करूं सीएजी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो शपथ का प्रारूप है, जो फॉर्मेट ऑफ द ओथ है, वो एक जैसी अनुसूची 3 में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 125, जिसमें वेतन का प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो कब। टाइम हो गया क्या? टाइम का ही नहीं पता चल पाता हमारी क्लास का। अच्छा, आपको मजा आता है? आपको लगता है कि टाइम 1 घंटे कब कब निकल जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार, लाजवाब।
तो ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे अजय प्रताप जी। बहुत बढ़िया। किसी को अब कोई दिक्कत हो रही तो आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। डाउट है किसी को तो मुझे बताएं। चलिए बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के बाद वो उस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे कि मेरे बाद कौन शपथ दिलवा सकता है। वैसे तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, ना आज तक कभी भारत में ऐसा हुआ है। चलिए तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।